ऑलराइट, तो अब बचा अगर हम बात करें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज अ कंडीशन यहाँ पे बोथ द स्पीशीज, बोथ द जेंडर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी कैन बी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश। आप दोनों में अंतर पता कर सकते हो, राइट। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज कैन प्रेजेंट इन फ्रॉग, और रादर इट्स सीन इन फ्रॉग वेयर इन अ मेल फ्रॉग कैन एक्चुअली बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल फ्रॉग। वैसे क्या क्या फीचर्स होते हैं जो मेल और फीमेल को एक दूसरे से अलग बनाते हैं? द फर्स्ट वन बीइंग प्रेजेंस ऑफ समथिंग रेफर्ड टू एज वोकल सैक्स। तो मेल फ्रॉग में आपको कुछ साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जैसे कि वोकल सैक्स, इनकी मदद से वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग और द ब्रीडिंग सीजन, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन क्लियरली सी हियर, देखो यहाँ पे ये मेल फ्रॉग है, ठीक है। इसमें जो आपको स्क्वॉलन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, ठीक है। अभी क्या कहते हैं वोकल सैक, वोकल सैक्स होते हैं हमारे पास में। वोकल सैक में से आपने मेहनत के आवाज़ सुनोगे टर टर टर, दैट्स यूजुअली द मेल फ्रॉग, राइट। काइंड ऑफ ट्राइंग टू सिंग अ सॉन्ग एंड ट्राइंग टू वू द फीमेल फ्रॉग, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। उसे बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए, फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रीडिंग सीजन में एक समझो अपने वोकल सैक को फुला फुला के वो जो टर टर आवाज़ जो हमें बहुत इरीटेटिंग और अनोइंग लगती है, वो इनके बेसिकली यू नो कॉपुलेटरी साउंड्स होते हैं, जो ये ब्रीडिंग साउंड्स होते हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। फिर अनदर फीचर दैट यू गेट टू सी इज द प्रेजेंस ऑफ अ कॉपुलेटरी पैड। तो हमें पता है ये जो 4 लिम्स होते हैं बेसिकली फ्रॉग के, इट बेसिकली हैज़ 4 डिजिट्स, राइट। 4 लिम हैज़ बेसिकली 4 डिजिट्स, और जो फर्स्ट डिजिट होती है उस 4 लिम की, उस पर दिस प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर रेफर टू एज कॉपुलेटरी पैड, जिसको न्यूक्टल पैड भी बोलते हैं, राइट। So yeah, this is a feature which is only seen in the case of male frogs and is not evident in the case of female frogs, right? So दो चीज़ें जो एक्चुअली में मेल फ्रॉग्स में दिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल फ्रॉग्स इज मेल फ्रॉग्स हैव प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स रेफर टू एज वोकल सैक, और इसी वोकल सैक को वो यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। फिर एक्चुअली में आपको फीमेल्स में, अब सॉरी मेल्स में आपको दिखता है कॉपुलेटरी पैड इन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब। और ये व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस, देखो एक्चुअली में जो इनकी बॉडी होती है ना, यू कैन क्लियरली सी, राइट, बहुत ज़्यादा म्यूकसी बॉडी होती है, इट्स वेरी स्लिपरी मॉइस्ट म्यूकसी बॉडी, राइट। सो देखो, एक तो इनके केस में पहली चीज़ होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस, ठीक है, चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ज़ाइगोट आर ऑलरेडी वेरी लेस, राइट, बिकॉज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी इन वाटर, वाटर करंट कोई भरोसा नहीं है, राइट। प्लस ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपने एग्स लेके वहीं पे वहीं उसी के पास ही स्पर्म्स ले हों। नाउ टू इंश्योर सच अ थिंग, नाउ टू इंश्योर सच एन इंसिडेंट, द मेल frog basically gets onto the female frog, kind of presses it, holds it by the belly to ensure that it does not slip, right, वो फिसल ना जाए, to ensure that. So वहीं पे कहीं ना कहीं इन्हें मदद करते हैं। So in a way it's basically assisting in the process of reproduction only. So pretty much this is what it kind of looks like, right? If you observe carefully, this is basically the male frog which has kind of hopped onto or clinged onto the female frog. And now these nuptial pads, these copulatory pads, kind of help it in kind of attaching to the female body, right, attaching, because you can clearly see in the picture as well, the body is very very slippery and moist, ठीक है। तो in order to prevent that slipping, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं मदद करता है, basically assist in the whole process of copulation, and these structures, both the vocal sacs and the copulatory pads, are not seen in the case of female frogs. I hope that is clear to everybody. All right, now let's just quickly go through NCERT and let's see what NCERT has to say with respect to the frog, right? NCERT बोलती है फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, राइट, दैट्स व्हाट वी डिस्कस। फ्रॉग लैंड पे भी रह सकते हैं, दे कैन लिव इन वाटर, फ्रेश वाटर एज वेल। दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया फाइलम कॉर्डेटा। ये किसको बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया फाइलम कॉर्डेटा। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ ऑफ फ्रॉग विच इज़ फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। जो सबसे कॉमन स्पीशीज़ है फ्रॉग की जो इंडिया में पाई जाती है वो है राना टिग्रीना। दे डू नॉट हैव अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। फ्रॉग्स जो है उनका एक फिक्स है कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, दैट इज़ द बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। जिनका बॉडी टेम्परेचर है वो किसके साथ वेरी करता है? द बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द एक्सटर्नल और द एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारी तरह वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म्स नहीं है, दे आर पोइकिलोथर्म्स। ये ज़्यादा टाइम तक ये कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। सो सच एनिमल्स आर रेफर टू एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और पोइकिलोथर्म्स। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग्स व्हाइल दे आर इन ग्रासेस एंड ऑन ड्राई लैंड, राइट।
तो फिर एनसीईआरटी बोलता है कि आपने ना कुछ चेंजेस भी नोटिस किए होंगे जब फ्रॉग लैंड पे होता है वर्सेस जब फ्रॉग एक ग्रास पे होता है, तो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं वो ब्लेंड करने की कोशिश करता है, काइंड ऑफ ट्राइज टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग, राइट. It kind of tries to change the colors, right? So these changes in the color of the frog while they're present on grasses versus on dry land, they have this ability, उनके पास ये क्षमता होती है, उनकी पास ये शक्ति होती है to change the color to hide themselves from the enemies, ठीक है. इसको बोलते हैं कैमोफ्लाज, ठीक है. इस बेसिक अबिलिटी को, राइट, वेन यू आर ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम द एनिमी, हाउ, बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, राइट. और ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन होती है, इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज मिमिक्री. फिर एनसीईआरटी बोलती है you may also know, NCERT बोलती है, you may also know that frogs are not seen during peak summer and peak winters. We just discussed that. हमने देखा भी, इनफैक्ट अभी भी, you know, the current time that we are in, which is the month of May, right, आप क्लियरली देख सकते हो, you know, आपने देखा भी है कि you know frogs यूजुअली इस टाइम में नहीं दिखते हैं. frogs are usually not seen during peak summers or peak winters. क्यों नहीं दिखते हैं? पहली बात, पोइकिलोथर्म से बाहर के एम्बिएंट टेम्परेचर से बहुत हद तक इंटरनल टेम्परेचर डिसाइड होता है, और ये वो इतनी नैरो रेंज, वो इतनी वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस को बेयर भी नहीं कर सकते. दे कैन नॉट रियली, you know, deal with such wide fluctuations in temperature, which is why during peak summers and peak winters, during this period they kind of take shelter in deep burrows to protect themselves from extreme heat and cold. और इसको बोलते हैं summer sleep. If you know they are digging deep burrows and they're taking shelter in deep burrows during the summer season, उसे हम बोलते हैं summer sleep, aka estivation. और अगर वो यही चीज़ विंटर में कर रहे हैं, that is referred to as winter sleep और hibernation respectively. I hope that is clear to everybody. फिर एनसीईआरटी बोलती है about the morphology. NCERT talks about the morphology. NCERT बोलती है, have you ever touched the skin of a frog? क्या आपने कभी फ्रॉग की स्किन को छू के देखा है? The skin is smooth and slippery due to the presence of mucus. जो स्किन होती है ना, बहुत ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होती है. Why? Owing to the presence of mucus. The skin is always maintained in a moist condition. स्किन हमेशा ना ऐसे moist ही रहती है. क्यों? The color of the dorsal side is generally olive green. और जो dorsal यानी पीछे वाली जो साइड होती है, the dorsal side is what we are talking about. जो डॉर्सल साइड होती है ना, उसका कलर आप देख सकते हो. जो डॉर्सल साइड है, इसका जो कलर होता है जनरली ऑलिव ग्रीन होता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स. और आपको इस पर ऐसे डार्क इरेगुलर से धब्बे धब्बे से भी दिखते हैं, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, राइट. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द वेंट्रल साइड, ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो. पर यही अगर मैं वेंट्रल साइड, आगे वाली साइड की बात करूँ, आगे वाली साइड की जो स्किन होती है, ये वाली, ये पेल येलो कलर की होती है. इट्स पेल येलो. द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन. और ये सारे पॉइंटर्स कहीं ना कहीं हमने अपने नोट्स में ऑलरेडी कवर कर लिया कि फ्रॉग कभी पानी, मतलब कभी मुंह से पानी नहीं पीता. इट नेवर ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द माउथ बट इट काइंड ऑफ डायरेक्टली एब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन. फिर हमने बॉडी की भी बात की कि जो फ्रॉग की बॉडी है वो डिविजिबल है इनटू हेड एंड ट्रंक, राइट. एक हेड पोर्शन है और ये वाला ट्रंक रीजन है, राइट. तो जो बॉडी है एक फ्रॉग की, इट्स डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. A neck and tail are absent. फ्रॉग के केस में एक नेक और टेल एब्सेंट होती है, बट दैट डज नॉट मीन एम्फिबियंस इन जनरल डू नॉट हैव अ नेक और अ टेल. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज़ें होती है, राइट. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द फ्रॉग, सो वील कन्फाइन डिस्कशन टू फ्रॉग ओनली, ठीक है. फिर अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल इज प्रेजेंट. वो भी मैंने आपको रियल पिक्चर में बहुत एविडेंटली दिखाया था कि मुंह के ऊपर जस्ट यहाँ पे यू सी अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल, जैसे एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल जैसे नज़र आते हैं, राइट. ऐसे एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स नज़र आते हैं, राइट. सो या दैट्स व्हाट्स प्रेजेंट. उसके बाद आईज़ की अगर हमने बात की थी, जो आईज़ होती हैं, दे आर पल्स्ड एंड कवर्ड बाय एन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल दे इन वाटर. इनकी जो आईज़ होती है बल्स्ड होती हैं, प्रेजेंट इन ऑर्बिट ऑफ द स्कल. और जो आईज़ होती है वो कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो हमारे केस में तो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, जिसे हम प्लीका सेमिलियोनारिस बोलते हैं नाक के. पर इनके केस में जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, इट्स हेल्पिंग देम अंडर वाटर. इट काइंड ऑफ प्रोटेक्ट्स देयर आईज व्हाइल दे आर इन वाटर, ठीक है. फिर एनसीईआरटी बोलती है सम मोर पॉइंट्स एंड लेट्स जस्ट डिस्कस देम. जिसकी मैं मूवमेंट में चेंज तक करो, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी. फिर एनसीईआरटी बोलती है ऑन आइदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम रिसीव साउंड सिग्नल्स, ठीक है. फिर बोलती है दोनों कानों, मतलब दोनों आँखों में एक एक, दोनों तरफ आँखों के एक एक तरफ, दोनों साइड पे यू हैव अ टिम्पैनम. टिम्पैनम यहाँ पे ईयर पे ना नहीं होते, टिम्पैनम है विच रिप्रेजेंट्स द ईयर. और ये टिम्पैनम जो है ये एक्चुअली में क्या करेगा, दिस विल रिसीव ऑल द साउंड सिग्नल्स काइंड ऑफ ट्रांसमिटेड टू द इनर ईयर. और पूरे साउंड को सुनने में, प्रोसेस करने में यही मदद करता है. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी. फिर एनसीईआरटी बोलती है द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग. जो फोर लिम्स होते हैं बच्चा, तो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स वो मिलकर किस में मदद करते हैं, वॉक करने में, लीपिंग मीन्स जंपिंग, बरोइंग गड्ढा खोदने में या स्विमिंग करने में. और स्पेसिफिकली जो हाइंड लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स तो वेब्ड होते हैं. हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स. जो हाइंड लिम्स होते हैं उसमें 5 डिजिट्स होती हैं एंड दे आर रिलेटिवली लार्जर. वो ज़्यादा लंबी होती हैं, ज़्यादा मस्कुलर होती हैं इन कंपैरिजन टू द फोर लिम्स जो एंड होती हैं 4 डिजिट्स में, ठीक है. फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग.
फीट हैव वेब डिजिट्स, विच फीट, द हाइंड लिम्ब के जो फीट्स होते हैं, द हाइंड फीट में एक्चुअली में वेब डिजिट्स दिखती है, वेबिंग दिखती है डिजिट्स के बीच में, जो कहीं ना कहीं स्विमिंग में मदद करती है. Frogs also exhibit sexual dimorphism. Male frogs can easily be distinguished by the presence of sound producing vocal sac and also a copulatory pad on the first digit of the forelimb, which is absent in the case of female frog. ठीक है. फ्रॉग्स सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं. जहाँ पे मेल फ्रॉग्स के पास होता है एक साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, जिसकी मदद से वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, और एक होता है कॉपुलेटरी पैड, जिसकी मदद से इट कैन ऑफ होल्ड्स द फीमेल बॉडी. ठीक है, ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स, राइट. सो कैन ऑफ हेल्प इन द होल प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन. ठीक है, तो एक कॉपुलेटरी पैड भी होता है. कॉपुलेटरी पैड कहाँ प्रेजेंट होता है? द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब. सो इमेजिन इफ दीज फोरलिम्ब में 4 डिजिट्स थी और ये फर्स्ट डिजिट है, तो ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब यू सी द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉपुलेटरी पैड, जो कि एब्सेंट होता है इन द केस ऑफ फीमेल फ्रॉग्स. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. अब देखो और डिस्कस करते हैं. ठीक है, नाउ दैट वी आर डन विद मॉर्फोलॉजी, हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, मॉर्फोलॉजी की रीडिंग भी लगा ली. ठीक है, नाउ बिफोर वी एक्चुअली डाइव इनटू एनाटॉमी, वुड यू वांट टू सॉल्व अ कपल ऑफ क्वेश्चंस? और ओके, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेपरेटली करेंगे. विल इमीडिएटली वंस द क्लास इज ओवर we'll conduct a separate practice session, wherein जहाँ पे हम somewhere around 50+ quality questions करेंगे from any of the modules. एलेन, आकाश, कोई भी उठा लेंगे and we'll just solve good quality questions. ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब डिस्कस करते हैं anatomy of a frog, right. anatomy देखो, internal structure. जब फ्रॉग को हम डाइसेक्ट करते हैं तो इंटरनली देखो ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, बट वी विल अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम. एनाटॉमी की बात करूँ तो एनसीईआरटी बोलती है, मतलब नोट्स में भी हमने लिखा हुआ, इन द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग वेरियस सिस्टम्स आर प्रेजेंट, लाइक यू हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेट्रा. ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट. तो बॉडी कैविटी जो है फ्रॉग की, इसमें अलग अलग तरीके के सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. सबसे पहले अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली what is forming the digestive system. तो फ्रॉग में है एक एलिमेंट्री कैनाल which kind of starts from the mouth. एंड अगर थोड़ा सा इसको मैं जूम इन करके दिखाऊँ तो इफ़ यू क्लियरली सी, देखो यहाँ पे आपको थोड़ी दिख भी रही होगी, राइट. दिस इज द जे शेप स्टमक. फिर आपको इंटेस्टाइन भी दिख रही होंगी थोड़ी सी फोल्डेड, राइट. तो कहीं ना कहीं देखो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है. देखो ये पिंक कलर से जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग. ठीक है, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रक्चर नजर तो आ ही रहे हैं, राइट. आप ये देखो, ये जो है ये देखो पेनक्रियाज है, कहीं ना कहीं तो आपको दिख तो रही है कि सारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट तो होते ही हैं. ठीक है, मतलब सारे सिस्टम कहीं ना कहीं आपको ये दिख तो रही है कि सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट तो होते ही हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ ग्लैंड्स और जुड़ जाते हैं, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द केस ऑफ फ्रॉग. ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लैंड्स भी इसके 2 मेजर ग्लैंड्स के बारे में हम बात करेंगे. एक तो हो गया हमारा लिवर और एक हो गया पैनक्रियास. पैनक्रियास तो डायग्राम में एविडेंट भी है, ये ऑल दो मैंने रेफरेंस इमेज एक गूगल से ऐड कर दी थी. और लिवर इसमें से लिवर देखो, लिवर को उठा दिया गया है. एक्चुअली भी 3 लोब्स होती हैं, ट्राई लोब्ड होता है. ठीक है, तो देखो ये लिवर की एक लोब, लिवर की दूसरी लोब, लिवर की तीसरी लोब. ठीक है, तो लिवर को एकदम अपलिफ्ट कर दिया टू शो द अदर ऑर्गन्स. बट लेट्स फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट. ठीक, एलिमेंट्री कैनाल की बात करूँ, ट्राई एंड कंपेयर इट टू अस, राइट. बहुत रिजेम्बलेंस है. वाई? बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सेम सुपर क्लास है यार, सेम सुपर क्लास है. इफ़ नॉट द सेम क्लास, वी बिलोंग टू द सेम सुपर क्लास, तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ होंगी. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हमारा केस में भी हमारा माउथ होता है, राइट. हमारा मुंह लीड्स टू द बकल कैविटी, माउथ से इट लीड्स टू द बकल कैविटी. फिर बकल कैविटी से क्या, बकल कैविटी लीड्स इनटू द फैरिंग्स, राइट. हमारे केस में फैरिंग्स 3 तरीके का होता है, राइट. द 3 पार्ट्स वी हैव द नेज़ो, द ओरो, द लैरिंजियो. बट इन केस में ऐसे एनसीईआरटी में डिटेल में डिस्कस नहीं किया, तो हम विल रिफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम डूइंग दैट ईदर. So सबसे पहले माउथ से माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी, then buccal cavity leads to the pharynx leads to the food pipe, which is the esophagus से all the way you go to the stomach, or the food goes to the stomach. फिर stomach से intestine के eventually cloaca से cloacal aperture के through the outside. ठीक है, दिस इज़ प्रीटी मच व्हाट द फ्लो चार्ट है और द सीक्वेंस इज गोना बी लाइक. सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड डिस्कस ईच ऑफ दीज. ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा सिमिलर सा कुछ डायग्राम ना एनसीईआरटी में भी दे रखा है फ्रॉग का, बट मैंने उसे थोड़ा एक्सपैंड करके बना दिया है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर. सबसे पहले माउथ है. ठीक है, उससे उसने बोलस जो है, लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. उसने ना जो बोलस है वो अपने मुंह में लिया, बेसिकली खाना जो उसने मुंह में खाया, एंड वन काइंड ऑफ द फूड कैन ऑफ मिक्स विद द सलाइवा, दैट्स रेफर्ड टू एज बोलस. ठीक है, फिर अभी बोलस बकल कैविटी से होता हुआ, फैरिंग्स से होता हुआ इवेंचुअली ईसोफेगस में जाएगा. ईसोफेगस विच इज़ द फूड पाइप. और ईसोफेगस से होता हुआ इवेंचुअली स्टमक में जाएगा फ्रॉग के. ठीक है, अब स्टमक में क्या होगा, स्टमक में लॉट ऑफ
गैस्ट्रिक जूसेस विल बी रिलीज, ठीक है। स्टमक में काफ़ी सारे एंजाइम्स, काफ़ी सारे गैस्ट्रिक जूसेस विल एक्ट ऑन द फूड दैट हैज़ कम, राइट, विल एक्ट ऑन दिस बोलस, ठीक है। तो स्टमक में यू विल सी द स्टमक के जो सेल्स होते हैं बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक सेल्स जो होते हैं वो क्या सिक्रीट करेंगे, दे विल सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, जैसे कि HCl हो गया, कुछ एंजाइम्स को डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि पेप्सिन हो गई, पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म, राइट, पेप्सिनोजन, ठीक है। सारी एंजाइम्स दे विल एक्ट ऑन द फूड पार्टिकल, उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ दिस सेमी डाइजेस्टेड फूड विच हैज़ बीन मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूसेस, इसको हम एक्चुअली में क्या बोलेंगे, दिस विल रेफर टू एज काइम, ठीक है। फिर ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं इन द केस ऑफ फ्रॉग, ठीक है, ड्यूडेनम, इलियम एंड रेक्टम, ड्यूडेनम, इलियम एंड रेक्टम, ठीक है। फिर इवेंचुअली देखो इंटेस्टाइन में और ज़्यादा डाइजेशन होगी, देयर बी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू द विलाई एंड माइक्रोविलाई। फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड होगा, दैट विल बी काइंड ऑफ सेंड टू द रेक्टम, और फिर रेक्टम से इवेंचुअली क्लोइका से बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ आया? तो दिस इज प्रीटी मच व्हाट इज गोना हैपन, राइट। अब यहाँ पे देखो ये रहा ईसोफेगस, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया, और इनसे दिस इज द लिवर, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम देख के जाना। ये है गॉल ब्लैडर, अभी एग्जैक्ट फंक्शनिंग भी पढ़ेंगे दोनों पर। ये रहा गॉल ब्लैडर, दिस इज द पैनक्रियाज। गॉल ब्लैडर से एक बाइल डक्ट आएगी, पैनक्रियाज से एक पैनक्रियाटिक डक्ट आएगी, एंड टुगेदर दे विल कॉन्स्टिट्यूट द कॉमन बाइल डक्ट विच विल ओपन इन द फॉर इनिशियल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन विच इज़ द ड्यूडेनम। फिर ये रहा इलियम, ठीक है। फिर ये जो एंड पार्ट है इंटेस्टाइन का विच इज़ द रेक्टम, राइट। फिर रेक्टम इवेंचुअली लीड्स इनटू द क्लोइका, जो पीछे वाला स्ट्रक्चर में दिख रहा है, दिस इज द क्लोइका, ठीक है। और क्लोइका इवेंचुअली ओपन्स टू द आउटसाइड बाय द क्लोइकल अपर्चर, जो आगे येलो से आपको दिख रहा है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। लेकिन क्लियरली सी देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ध्यान से, आगे की तरफ ये जो दिख रहा है एक्चुअली में यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे क्लोइका है, ठीक है। और ये क्लोइकल अपर्चर स्लाइट ओपनिंग, जिससे एक्चुअली में ऑल थिंग्स विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। फिर देखो एनसीईआरटी इवेंचुअली क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलती है एंड सो वी शिल डिस्कस। तो एनसीईआरटी बोलती है तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन एंड व्हाट डज इट लुक लाइक। देखो सबसे पहले फूड को कैप्चर किया जाता है, फूड को कैप्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फूड इज काइंड ऑफ बीइंग कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ अ बाइलोब टंग। अब बच्चा बाइलोब टंग मतलब ऐसे फोक शेप की टंग होती है, बाइलोब 2 लोब्स होते हैं टंग के। आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई हैव एडेड दैट डायग्राम हियर, लेट मी जस्ट सी, या 1 सेकंड, गिव मी अ मोमेंट, just a moment everybody, give me a moment, tongue शो करिए, ओके श्योर इट इज़, श्योर आई डिड टेल यू राइट, मैंने वो डायग्राम ऐड तो किया था बट लाइक कहाँ गया वो। तब देखो अगर आप थोड़ा सा जूम इन करो ना, इफ आई टू जूम इन अ लिटिल बिट, तो अगर आप ध्यान से देखो इसकी टंग को, तो आप देखो पहली बात तो टंग इतनी लंबी है, ठीक है, इट्स क्वाइट अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद ऐसे ना ऐसे फॉक शेप्ड होती है टंग। फिर जब मैं कह रही हूँ मैंने इसकी टंग को बोला प्रीहेंसाइल, I refer to the tongue of a frog as prehensile. What do we exactly mean by the word prehensile? So बच्चा प्रीहेंसाइल इज़ अ टर्म जैसे हम किसी भी बॉडी पार्ट के लिए यूज़ करते हैं, एनी पार्ट, जैसे कि मंकीज़ के केस में उनकी जो टेल होती है वो प्रीहेंसाइल होती है। प्रीहेंसाइल का मतलब होता है एनी थिंग विच इज एनी बॉडी पार्ट विच इज़ केपेबल ऑफ होल्डिंग और ग्रास्पिंग समथिंग, जो किसी चीज़ को जकड़ ले, किसी चीज़ को पकड़ के रख सके, एनी थिंग विच इज़ केपेबल ऑफ होल्डिंग समथिंग, ठीक है। इसकी जो जीव है ना वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंसेक्ट है तो इट विल होल्ड, इट विल ग्रास्प द इंसेक्ट, हाउ, स्पेशली बाय कर्लिंग अराउंड देम, इट विल कर्ल इट्स टंग अराउंड द इंसेक्ट एंड या इन अ वे ग्रास्प इट एंड या टेक इट बैक, ठीक है। तो ये इसकी जो टंग होती है प्रीहेंसाइल होती है और फोक शेप होती है। तो कहीं ना कहीं फूड जो है वो ऐसे ही कैप्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस बाइलोब टंग, ठीक है। फिर यहाँ से जो फूड है बाइलोब टंग से कैप्चर करके हम इवेंचुअली इसे भेजते हैं बकल कैविटी में। बकल कैविटी में जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो भी सलाइवा ऐड करेगी, फिर इवेंचुअली वहाँ से ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ फूड इवेंचुअली कहाँ जाता है, थ्रू द ईसोफेगस, इट इवेंचुअली एंटर्स थ्रू इनटू द स्टमक। बकल कैविटी से फैरिंग्स से ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ जाता है। स्टमक में एक्चुअली में डाइजेशन स्टार्ट होता है। गिविंग यू अ क्विक recap with respect to the definition of digestion. Digestion क्या होता है बच्चा? Digestion is nothing but wherein a process wherein you are breaking down complex food material into simple absorbable forms, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर रहे हो या कन्वर्ट कर रहे हो इनटू सिंपलर फॉर्म्स, राइट। सो बकल कैविटी से इवेंचुअली जब स्टमक में गया, स्टमक में इवेंचुअली इन अ वे, देखो स्टार्ट तो द मिनट यू स्वॉलो द फूड, राइट, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बट एक्चुअली जो मेन प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टमक से स्टार्ट होता है। स्टमक में ये जो फूड आया द बोलस, ये मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, गैस्ट्रिक जूसेस जैसे कि HCl वगैरह हो गया, ठीक है, और कई सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, एंड दिस इज रेफर टू एज काइम। सो इन अ वे मैं कह सकती हूँ डाइजेशन कहीं ना कहीं चालू हो जाता है स्टमक में। द पेप्सिन इज एन एक्टिव एंजाइम, इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है
फिर एक्टिवेट हो जाती है पेप्सिन विच इज़ एन एक्टिव एंजाइम जो डाइजेस्ट करती है प्रोटीन्स को, दिस इज प्रेजेंट इन द स्टमक, ठीक है। फिर स्टमक में जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बट डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता स्टमक में। तो इवेंचुअली जो खाना है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड नहीं है, सेमी डाइजेस्टेड फूड है। तो ये सेमी डाइजेस्टेड फूड को बच्चा फिर हम कहाँ भेजते हैं, दिस पार्शली और सेमी डाइजेस्टेड फूड इट रीचेज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू, टू आई हैव द डायग्राम हियर, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, ईसोफेगस से इवेंचुअली फूड आया यहाँ पे इन द स्टमक, राइट, स्टमक में, जे शेप स्टमक में। फिर स्टमक से अभी जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, जैसे मैं काइम बोल रही हूँ, ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है इवेंचुअली कहाँ जाएगा, दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड विल एंटर इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन विच इज़ रेफर टू एज द ड्यूडेनम। अब एग्जैक्टली क्या होता है ड्यूडेनम में, ठीक है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो एग्जैक्टली देखो इंटेस्टाइन में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हो गया जहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट हुए, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस में आ गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ इनएक्टिव एंजाइम, मतलब कुछ इन प्रोटियोलिटिक एंजाइम जैसे कि पेप्सिनोजिन। अभी जो पेप्सिनोजिन है ना, पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम होती है। HCl के प्रेजेंस में HCl काइंड ऑफ कन्वर्ट्स द इनएक्टिव पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर ये दिस फूड विच इज मिक्सड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सेमी लिक्विड स्टेट में इट कैन गोज टू द इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में बेसिकली द पार्शली डाइजेस्टेड फूड रीचेज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में पहुंचता है विच इज़ द ड्यूडेनम। फिर इसमें क्या होता है ना, इसमें एंजाइम बोलते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स विच पैनक्रियाटिक एंजाइम, बाइल जूस भी यहाँ पे पहुँचता है। कैसे पहुँचेगा, बाइल जूस प्लस द पैनक्रियाटिक जूस दैट ऑल्सो रीचेज द इंटेस्टाइन। नाउ हाउ डज दैट हैपन। देखो हम सबको पता है लिवर जो है, लिवर में सिंथेसाइज होता है बाइल, राइट। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज बाइल, इफ आई गो टू आस्क यू कैन यू डिफाइन बाइल फॉर मी। तो बाइल बेसिकली क्या होता है, बाइल इज़ नथिंग बट लाइक अ ग्रीनिश येलोइश सा फ्लूइड होता है, राइट, विच इज़ काइंड ऑफ सिंथेसाइज बाय द लिवर। जैसे सिंथेसाइज तो लिवर करती है, लिवर बनाता है, बट वो स्टोर का होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। उसका मेन काम क्या है, इट इज़ मेजरली इन्वॉल्व इन इमल्सिफिकेशन और ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, ठीक है। मेजरली इन्वॉल्व होता है इमल्सिफिकेशन और ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स में, या फैट सॉल्युबल वाइटामिन हो गए, ठीक है, जहाँ पे वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड फैट ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट कर रहा है इनटू सिंपलर स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। उसको कन्वर्टेबल स्टोरेबल फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो दैट्स द होल फंक्शन, ठीक है, बाइल का वो फंक्शन होता है। अब देखो जैसे कि मैंने बोला सिंथेसाइज हुआ लिवर में, स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में। तो देखो ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर, यू कैन क्लियरली सी दिस इज द गॉल ब्लैडर जहाँ पे बाइल जूस स्टोर है, ठीक है। और ये देखो बिहाइंड द स्टमक यू माइट सी द स्ट्रक्चर द पैनक्रियाज, राइट। अब देखो बाइल जूस बेसिकली जो है, ये देखो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है द बाइल डक्ट, इससे बाइल जूस आएगा। और पैनक्रिया की जो मेन डक्ट है तो पैनक्रियाटिक डक्ट, इससे पैनक्रियाटिक जूस आएगा, राइट। पैनक्रियाटिक जूस में भी काफ़ी सारी एंजाइम्स होती हैं, पैनक्रियाटिक जूस में भी काफ़ी सारी डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि अमाइलेज वगैरह प्रेजेंट होती है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास आया पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट से, और यहाँ से आया बाइल जूस फ्रॉम द बाइल डक्ट। और ये दोनों मिलके एज यू कैन क्लियरली सी क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट विच काइंड ऑफ एंटर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन द ड्यूडेनम, राइट। सो गॉल ब्लैडर से निकली बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर से निकली बाइल डक्ट, और पैनक्रिया से निकली पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं, फ्यूज़ करके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ खुलती है, वो इट ओपन इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है। अब एक और चीज़ जो एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है, ड्यूडेनम में खुल गया, ड्यूडेनम मतलब इंटेस्टाइन की बात कर रहे हो। एनसीईआरटी बोलते हैं इंटेस्टाइन जो होती है ना फ्रॉग्स के केस में, फ्रॉग्स बेसिकली कार्निवोर्स हैं, ठीक है। अनलाइक द टैडपोल लार्वा जो हर्बीवोर होता है, ठीक है। फ्रॉग्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, मीन्स दे ईट इंसेक्ट्स, सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट, वर्म्स वगैरह को खा लेते हैं। तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इनकी जो इंटेस्टाइन है स्पेसिफिकली, एलिमेंट्री कैनाल में स्पेसिफिकली द इंटेस्टाइन इज़ शॉर्ट। इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है। एंड इफ़ आई आस्क यू कैन यू टेल मी द रीज़न वाई before looking at the screen, I would want you to drop them down in the comments below, okay। अब मुझे आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो ऐसा होने का एक सिंपल कारण है, देखो अब ये क्या खा रहा है, ये खा रहा है बेसिकली इंसेक्ट्स खा रहा है, वर्म्स खा रहा है, इन सबको ही खा रहा है। अब ये बेसिकली एनिमल टिश्यू, राइट। अब जो एनिमल टिश्यू होता है ना, एनिमल टिश्यू बच्चा इट्स रिलेटिवली सिंपलर एंड क्विकर टू डाइजेस्ट, आसानी से और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है इफ़ यू कंपेयर इट टू द प्लांट टिश्यू। बिकॉज प्लांट टिश्यू में प्लांट की जो सेल वॉल है, जो सेल्यूलोस वगैरह की बनी हुई है, सेल्यूलोस वगैरह ये जो है ये इतनी ईजिली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, विच इज़ वाई आप यूजुअली देखोगे इन जनरल जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी, जो उनका एलिमेंट्री कैनाल होता है दैट्स रिलेटिवली लॉन्गर टू इंश्योर कि बिकॉज टू
वो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है बिकॉज वी आर अवेयर कि जो बेसिकली सेल्यूलोज डाइजेशन है वो टाइम लेगा. सेल्यूलोज विल नॉट ईजिली गेट डाइजेस्टेड अनलाइक एनिमल टिश्यूज, राइट. सो बट इनके केस में फ्रॉग्स तो कार्निवोर्स है, तो ये तो ऐसे तो कुछ सेल्यूलोज खा ही नहीं रहे थे, ईटिंग इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स वगैरह. तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइन होगी वो शॉर्ट होगी बिकॉज दे डू नॉट रियली हैव टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज. एंड एनिमल टिश्यू या एनिमल मेटल बहुत आसानी से और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है. क्लोएका की अगर मैं बात करूँ, क्लोएका इज़ अ कॉमन चेम्बर बट विल कम बैक टू क्लोएका वंस इन अ वाइल, ठीक है. तो इंटेस्टाइन में जैसे कि मैंने देखा, इंटेस्टाइन में लिवर जो सिंथेसाइज कर रहा है बाइल को, बट इट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. पैनक्रियास जहाँ से पैनक्रियाटिक जूस बन रहा है, तो बेसिकली ये जो बाइल है वो पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है. ये यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू दे विल बी प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, ठीक है. अब जब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी, जैसे उन लोग बाइल तो हेल्प इन दी मल्टीप्लिकेशन एंड द ब्रेक डाउन ऑफ फैट, जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स है उन्हें स्मॉल स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में देखो जो बाइल है बच्चा, दैट तो काइंड ऑफ हेल्प्स इन दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैट. जो लार्ज बड़ी बड़ी फैट ड्रॉपलेट्स है उन्हें किस में तोड़ रहा है, उन्हें छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ रहा है, राइट. दैट्स वन फंक्शन, ठीक है. उसके बाद ये हो गया. उसके बाद देखो तो इवेंचुअली हम कह सकते हैं, उसके बाद और देखो इसमें अब जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस में कई सारी एंजाइम्स होती हैं, राइट. पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स अ लॉट ऑफ एंजाइम, है ना. तो जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस में भी कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे अमाइलेज ले लो फॉर डाइजेशन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप पैनक्रियाटिक लाइपेज ले लो जो कहीं ना कहीं लिवर बेसिकली फैट्स को फर्दर ब्रेक डाउन में मदद करता है, ठीक है. फिर और सारे कीमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, कई सारी एंजाइम्स होती है पैनक्रियाटिक जूस में. तो दीज पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ऑल्सो हेल्प इन द फर्दर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. तो इवेंचुअली जो फाइनल डाइजेशन होता है ना, दैट टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन. अब डाइजेशन हो गया, अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद फूड को अब्जॉर्ब भी करना है, राइट. अब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो अब मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, वो भी इंटेस्टाइन में होता है. इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स हमने बताए थे, ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम. कौन से पार्ट में होगा मैक्सिमम डाइजेशन, इट विल बी इन द इलियम पार्ट, राइट. इलियम में होता है. इलियम में ना एक्चुअली में आप देखोगे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, ठीक है. अब देखो ये रहा हमारी इंटेस्टाइन. बेसिकली इंटेस्टाइन में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इंटेस्टाइन और रेफर टू एज विलाई. तो विलाई बेसिकली क्या है, दीज आर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. तो ये जो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के फॉर्म में अरेंज हो गए हैं टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया. फिर इसमें इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फर्दर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है, रेफर टू एज अ माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई इज नथिंग बट द फोल्ड्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. माइक्रोविलाई क्या है बच्चा, माइक्रोविलाई है फोल्ड्स ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये जो विलाई और माइक्रोविलाई है इनकी मदद से और ज़्यादा सब अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाता है, और ज़्यादा खाना अब्जॉर्ब हो रहा है बिकॉज सर्फेस एरिया बढ़ गया तो अब्जॉर्प्शन और आसान हो जाता है. अब एक बार हमें जो भी अब्जॉर्ब करना था, जो भी बोले वो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी हैज़ बीन अब्जॉर्ब्ड, राइट. अब जो भी anything which is not digested by the body and anything which is not needed by the body, अब ये इलियम से जाएगा इवेंचुअली कहाँ पे, रेक्टम में. इट विल इवेंचुअली गो टू द रेक्टम, ठीक है. फिर रेक्टम में इजेशन हो जाएगा, यानी जो भी अनडाइजेस्टेड या अनअब्सॉर्ब फूड था, अनरिक्वायर्ड फूड विच इज़ नॉट नीडेड बाय द बॉडी, वो फीकल मैटर के फॉर्म में इल बी रिमूव आया रेक्टम. रेक्टम बेसिकली रेक्टम में जाएगा, रेक्टम में स्टोर, रेक्टम से क्लोइका में, क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर के थ्रू इल बी थ्रोन आउटसाइड द बॉडी, डेफिकेशन या फिर इजेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है. अब लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड, बट बिफोर वी डू दैट जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है. तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन आई एम श्योर सबको समझ में आ गया होगा. देखो क्लोइका क्या होता है बच्चा, क्लोइका एक कॉमन चेम्बर है, ठीक है. जब मैंने बोला कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है इवेंचुअली वो रेक्टम से होता हुआ क्लोइका में आएगा. क्लोइका क्या है, एक सैक लाइक चेम्बर है फॉर द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल एंड एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है. तो एक कॉमन चेम्बर है जिसमें कई सारी सिस्टम्स की ओपनिंग है. जैसे एलिमेंट्री कैनाल की बात करूँ तो एलिमेंट्री कैनाल में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड या फीकल मैटर वो इवेंचुअली रेक्टम से होता हुआ क्लोइका में आएगा, क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाएगा. फिर एक्सक्रीटरी कैनाल यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिन वगैरह जो भी किडनीज के थ्रू बना रही हैं, ठीक है. तो यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये बेसिकली यूरिन है, ये भी इवेंचुअली यूरिनरी ब्लैडर से होती है, क्लोइका में आएगी और क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर के थ्रू रिलीज़ हो जाएगी. रिप्रोडक्टिव कैनाल की ओपनिंग भी क्लोइका में होती है. रिप्रोडक्टिव, अब चाहे वो मेल फ्रॉग हो चाहे फीमेल फ्रॉग हो, अगर वो गैमेट्स रिलीज़ कर रहे हैं तो गैमेट्स इवेंचुअली क्लोइका से होते हुए ही बॉडी से बाहर जाएंगे, राइट. तो क्लोइका इज एक्टिंग एज अ कॉमन चेम्बर फॉर 3 सिस्टम्स, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल एंड द एक्सक्रीटरी कैनाल. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है. आप एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट क्विकली रीड द एनसीईआरटी ऑफ दिस एंड या विल बी गुड टू गो.
ठीक है, वी वुड हैव कवर्ड अ फेयर पोर्शन। अब देखो एनाटॉमी की अगर मैं बात करूँ, एनाटॉमी में एनसीईआरटी बोलती है द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स कैन अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जैसे कि डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट। तो एनसीईआरटी बोलती है जो बॉडी कैविटी होती है, इंटरनल बॉडी कैविटी होती है फ्रॉग्स की, इसमें कई सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आ सकते हैं, इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। एंड विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स, ये सारे सिस्टम्स में अच्छे खासे वेल डिफाइंड ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। फिर एनसीईआरटी बोलती है डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, तो एनसीईआरटी डाइजेस्टिव सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू बोलती है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक वेल डिफाइंड एलिमेंट्री कैनाल होती है, प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल होती है, एंड द एलिमेंट्री कैनाल इज एसोसिएटेड विद सर्टेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे कि एक तो हमारा हो गया गॉल ब्लैडर जो कहीं ना कहीं बाइल को स्टोर कर रहा है, फिर हमारा पैनक्रियाज हो गया विच इज़ ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फिर एनसीईआरटी बोलती है जो एलिमेंट्री कैनाल स्पेसिफिकली जो इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। वो कार्निवोर्स होते हैं यानी दे काइंड ऑफ बेसिकली फीड ऑन इंसेक्ट, स्मॉल वर्म्स वगैरह पे फीड करते हैं। और जो एनिमल टिश्यू होता है दैट्स रिलेटिवली सिंपलर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट इन कंपेरिजन टू द हार्ड कॉम्प्लेक्स प्लांट मैटर लाइक सेल्यूलोज। उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए पता है एक फन फैक्ट बताऊँ, देखो जो उनका लार्वा होता है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है, ठीक है, दैट्स अ हर्बीवोर, राइट। और उसके में अगर आप देखोगे ना, उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है दैट्स रिलेटिवली मच लॉन्गर इन कंपैरिजन टू द एडल्ट फ्रॉग, बट देन व्हेन इट मेटामॉर्फोसाइजेस, ठीक है, जब वो मेटामॉर्फोसिस से जाके इवेंचुअली व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एडल्ट फ्रॉग द काइंड ऑफ लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन रिड्यूसेस एंड ऑल, ठीक है। तो इसलिए जो एलिमेंट्री कैनाल होती है दैट इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स जो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। तब ठीक है, आप देखो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की बात करें तो एनसीईआरटी बोलती है द माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी। माउथ जो है वो ओपन करता है इनटू बकल कैविटी, इन दिस बकल कैविटी लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू द फेरिंक्स। तो माउथ ओपन करता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी खुलती है ईसोफेगस में, ईसोफेगस में कैसे खुलती है? थ्रू द फेरिंक्स। तो मुंह से बकल कैविटी थ्रू द फेरिंक्स लीड्स टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है दैट ओपन्स इनटू द स्टमक व्हिच इन टर्न कंटिन्यूज एट द इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है जो इवेंचुअली खुलता है स्टमक में, और स्टमक कंटिन्यू होती है इनटू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में 5 में बताया ड्यूडेनम, इलियम एंड रेक्टम, राइट, रेक्टम। फिर रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाय द क्लोएका, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन से रेक्टम और रेक्टम से इवेंचुअली ओपन होती है इनटू क्लोएका, राइट। तो क्लोएका से टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी बाय क्लोएकल अपर्चर, ठीक है। अब एनसीईआरटी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उनके बारे में कुछ मेंशन कर रही है चीज़ें। एनसीईआरटी बोलती है लिवर जो होता है, लिवर सिक्रीट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लिवर सिक्रीट करता है बाइल को जो इवेंचुअली स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो लिवर को मतलब बेसिकली लिवर सिक्रेट करता है बाइल को। 1 सेकेंड। तो एनसीईआरटी बोलती है लिवर सिक्रीट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो लिवर जो है वो बाइल को सिक्रीट करता है, फिर बाइल को स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन लॉट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। पैनक्रियाटिक बेसिकली पैनक्रियाज जो है वो बेसिकली एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है और पैनक्रियाज के प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस, राइट। और पैनक्रियाटिक जूस में कई सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट हमें पता है जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है। फिर इवेंचुअली वो ट्रिप्सिन वगैरह में कन्वर्ट होती हैं, वो एक अलग पूरा मैकेनिज्म है, लिखा नहीं है एनसीईआरटी में तो क्यों डिटेल में डिस्कस करना, ठीक है। फिर उसके बाद फूड इज़ कैप्चर्ड बाय द बाइल ऑफ टंग। तो सबसे पहले क्या होता है, फूड जो होता है उसे हम फ्रॉग जो है फूड को कैप्चर करता है विद द हेल्प ऑफ द बाइल ऑफ टंग, राइट। फ्रॉग जो है फूड को कैप्चर करता है विद द हेल्प ऑफ दिस बाइल ऑफ टंग। एक बार फूड को कैप्चर कर लिया उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस व्हिच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। तो फिर क्या होता है, फूड कैप्चर हुआ विद द हेल्प ऑफ बाइल ऑफ टंग। फिर जो डाइजेशन है, डाइजेशन किसकी मदद से हो रहा है? डाइजेशन इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ HCl और गैस्ट्रिक जूस जो भी प्रेजेंट होता है इन द स्टमक, राइट। तो फूड को कैप्चर किया, फूड इवेंचुअली गया फूड पाइप में, फूड पाइप से गया स्टमक में, स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, राइट, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह कहाँ से सिक्रीट हो रहे थे? फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक, राइट। पार्शली डाइजेस्टेड फूड, और फिर जब ये फूड इस बेसिकली HCl वगैरह के साथ मिक्स हो जाता है तो इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं काइम। ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है दिस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है। द ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियाज थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। फिर ये जो ड्यूडेनम होता है, ठीक है, ये बेसिकली गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के थ्रू और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस रिसीव कर रहा होता है थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है।
बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में मदद करती है. बेसिकली इट ब्रेक्स डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स और लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू सिंपलर वंस. ठीक है, तो बाइल बेसिकली इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करती है. पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, दिस माइट बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बेसिकली बाइल किस में मदद करता है. तो बाइल तो बच्चों को याद रह जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बट यहीं पे मुझे पैनक्रियाटिक जूस किस में मदद करता है. तो पैनक्रियाटिक जूस में जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन. फाइनल डाइजेशन इवेंचुअली कहाँ होती है, इंटेस्टाइन में होती है. और जो डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब बाय न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. डाइजेस्टेड फूड कौन अब्जॉर्ब करता है, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज फिंगर लाइक होल्स जो प्रेजेंट होती है इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स को हम विलाय माइक्रोविलाय बोलते हैं. ठीक है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब होता है बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. ठीक है, वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन में हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से विलाय माइक्रोविलाय जो सर्फेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन. ठीक है, और अब जितना भी खाना अब्जॉर्ब करना था वो अब्जॉर्ब कर लिया. अब जो भी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है दैट मूव्स इनटू द रेक्टम. उसे रेक्टम के थ्रू क्लोएका से होते हुए क्लोएकल अपर्चर के थ्रू इट इज़ काइंड ऑफ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, इतना सबको समझ आया. अभी काम करते हैं, लेट्स क्विकली जस्ट गो थ्रू द डायग्राम एटलीस्ट वंस. ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट. तो लेबल करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, विच इज़ वाई इट्स वेरी नेसेसरी. ठीक है, ऑल्दो एक दो बार प्रैक्टिस लगी हुई, ट्रस्ट मी यू कैन ईजिली मार्क इट. ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा हार्ट. ठीक है, लेट मी यूज़ अ बेटर कलर. जैसे ये जो हमने रिप्रेजेंट किया ये है अपना हार्ट. उसके बाद ये प्रेजेंट जो है यहाँ पे, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर ओनली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट है ये है अपना हार्ट. ठीक है, ये जो प्रेजेंट है दिस इज द ईसोफेगस. ईसोफेगस इवेंचुअली ओपन्स अप इनटू द स्टमक. स्टमक लीड्स टू द इंटेस्टाइन, राइट. तो ये लेबल कर रखा है इंटेस्टाइन. फिर इंटेस्टाइन इवेंचुअली लीड्स इनटू द रेक्टम. इसको लेबल कर रखा है रेक्टम. तो दिस इज द क्लोइक. मतलब ये जो पूरा है स्ट्रक्चर हम यहाँ पे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं किया है. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है विच इज़ द क्लोइका. फिर क्लोइका की ओपनिंग जो है दिस इज रेफर टू एज द क्लोइकल अपर्चर. ठीक है, ये तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रेस करते हुए हम आ गए. उसके बाद देखो कुछ और सिस्टम्स देखो. हार्ट हो गया. हार्ट के बाद आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस वियर्ड स्ट्रक्चर दिस इज द गॉल ब्लैडर. ये देखो ये दो पिंक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द लंग्स. ठीक है, ये जो होती हैं दीज आर एक्चुअली द किडनीज. ये क्या है, किडनीज हैं. किडनीज से क्या निकलते हैं, किडनीज से अ पेयर ऑफ यूरेटर्स. ठीक है, दीज अ पेयर ऑफ यूरेटर्स इवेंचुअली ओपन अप इनटू द क्लोइका. ठीक है, फिर क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर के थ्रू यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट. सामने की तरफ आपको जो येलो से प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, बच्चे कहीं ना कभी इसे क्लोइका मार्क कर देते हैं, विच इज सो इनकरेक्ट. दिस इज एक्चुअली द यूरिनरी ब्लैडर. किडनी के ऊपर अगर आप देखोगे कुछ येलो कलर की बॉडीज प्रेजेंट है, एंड द येलोइश बॉडीज विच आर प्रेजेंट राइट ऑन टॉप ऑफ किडनीज आर रेफर टू एज फैट बॉडीज. इन स्ट्रक्चर्स को बच्चा क्या बोलते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर रेफर टू एज फैट बॉडीज. से पर एनसीईआरटी का भी क्विक रिकैप हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, नाउ दैट वी आर डन विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिस्टम विच इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन किस किस तरीके का रेस्पिरेशन हमें फ्रॉग के केस में दिखता है. देखो फ्रॉग जैसे कि मैंने बताया था एम्फीबियन है. सो मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो एक ही जगह रह रहा है. इट्स लिविंग इन वाटर, इट्स लिविंग ऑन लैंड. फिर आपने देखा एक्सट्रीम विंटर्स और एक्सट्रीम समर्स में इट काइंड ऑफ टेक शेल्टर इन डीप burrows. जस्ट मोमेंट, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर. आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर सो लॉन्ग. थैंक यू वेरी वेरी मच. ऑलराइट, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग. तो ऐसा भी नहीं है ना कोई फिक्स स्पेसिफिक जगह है. इट्स लिविंग इन वाटर, इट्स लिविंग ऑन लैंड. इट्स ऑल्सो ड्यूरिंग पीक वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस में वो बरो के लिए बरोइंग के बाद इट काइंड ऑफ गोज फॉर अ विंटर और समर स्लीप हाइबरनेशन और सिचुएशन में. तो देखते हैं इस दौरान में किस किस तरीके से रेस्पायर कर रहा है. जैसे कि व्हेन इट्स प्रेजेंट इन वाटर. देखो एक चीज़ याद रखना, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट. चाहे वो वाटर में हो, चाहे वो हाइबरनेट या एस्टिवेट कर रहा हो, चाहे वो लैंड पे प्रेजेंट हो. In all the three cases, it will, respire through the skin, right? So cutaneous respiration is something that you will see in all the three cases, right? In all the three cases, the frog will respire through the skin, which is via cutaneous respiration.